शाहिद अफरीदी साहब का बयानिया ये है कि मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे बड़े परमिशन नहीं देते, तो बड़े उनके कौन हैं? पहले ना मुझे एक बंदे का फोन आया और उसने मुझे बड़े मजे की एक बात बताई और फिर उसने मुझे बताया कि उनके बड़े कौन हैं। सुप्रीम कोर्ट इसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताएंगे फिर जाऊंगा, फिर ऑर्डर लूंगा। आप सारे मुझे जानते हैं ना, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन मरियम नवाज पे हम पर्चा नहीं करवा रहे, वो बेफिक्र रहे, क्योंकि औरत पे हम पर्चा नहीं करवाते मर्द की मुद्दत में। इमरान भाई को इस तरह से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही कि वो वापस नहीं आएंगे क्या? यार अभी तक तो मैंने आने वाला हो जाना था, अभी तक तो मेरा हज मुकम्मल हो जाना था। मैंने अभी 1-2-4 दिन में वापस आ जाना था। अगर मुझे जाने देंगे तो पता चलेगा। यार 3 दफा पहले मैं गया हूँ बाहर, और जब मैं 3 दफा बाहर गया हूँ उससे पहले बहुत सारे सहाबी बाहर जा चुके थे जो अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन 3 दफा वापस आया हूँ, तो अब चौथी दफा मैं क्यों नहीं आऊंगा? सवाल ये है कि क्यों हज से रोकना, ये जिद है और कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? आपने क्या देखा, क्या किया अपोजिशन ने? किसी जगह पे कोई आपको काबिल जिक्र एहतजाज या कोई काबिल जिक्र एफर्ट, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जितनी इस पार्टी के पास इस वक्त मकबूलियत है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनकी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी से नहीं, इमरान खान को अदालती फैसलों से बाहर आना चाहिए और अपोजिशन के बाद जो एहतजाज का जमहूरी हक है वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। आखिरी सवाल लीजिएगा, शाहिद अफरीदी साहब का बयानिया ये है कि मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे बड़े परमिशन नहीं देते, तो बड़े उनके कौन हैं? थोड़े दिन पहले ना मुझे एक बंदे का फोन आया और उसने मुझे बड़े मजे की एक बात बताई और फिर उसने मुझे बताया कि उनके बड़े कौन हैं। तो मैं सुन के बड़ी देर हंसता रहा। मैंने कहा यार रियली? कहता मैं कसम खा लेता हूँ उन्होंने ये बात ऐसे ही मुझे की। तो वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। अच्छा इमरान साहब ये बताएं, आपने हाजासत की बात की, तो हाजासत के मुताबिक नफ्ती है ने कुछ कहा, उसमें क्या कहेंगे? यार अल्फाज ठीक नहीं थे, गल ठीक है, अल्फाज ठीक नहीं थे। यार ठीक है, अल्फाज कौन से होने चाहिए? खुशामद करके तो वो आए हैं ना, खुशामद का लफ्ज ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी कोर्ट इसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊं। तो उसके बावजूद देखें उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है, और जिसने वापस आना हो ना और जिसने हज करना हो और जिससे कोई बातचीत तय ना हो उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने हैं तो जाके अपने घर में निकालें और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी मौका दे दे पाजी, जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है ना भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो भाईजान 4 जून और रख ले, इमरान खान में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है उसमें आपको इमरान खान की स्टैंप इसलिए चाहिए होगी कि वो अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते बड़े फैसले। अगर दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन पे और जो टर्म्स और चीजें नजर आ रही है उसमें तो आप भी हमें दहशतगर्द लग रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए मेरे ऊपर तो बम बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूँ। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। रियासत कंफर्म तो करे कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है या मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल करना है। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इसका विक्टिम हूँ, मैंने खुद दहशतगर्दी का मुकदमा फेस किया है। दैट इज भाई, और एक दफा नहीं किया, पहले भी किया। पहले भी ये शहबाज शरीफ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था 2009 में या 10 में, मुझे याद है। इमरान भाई, जब साहब का ऑपरेशन होते तो हम ये देखते थे कि आगे आपके टारगेट्स वाजे होते थे, सूफी मोहम्मद था और मुख्तलिफ इलाके कब्जे में होते थे, पता चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना है और यहाँ पर इनका सफाया करना है। अब जबकि रद्द फसाद के बाद तो हमें ये बताया गया कि हमने कला कमा कर दिया और दहशतगर्दों को सरहद के पार दाखिल कर दिया और फेंस भी कायम कर दी। तो अब दहशतगर्द टारगेट क्या होंगे, समझ? देखिए रियासत को इन सवालात के जवाब देने हैं, यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट करेगी तो हमारे सामने चीजें आएंगी। इनको डिस्कस करें, हमें बाकायदा बताया जाएगा। ब्रीफिंग पहले मीडिया को भी दी जाती रही है
اس سے پہلے بریفنگ جو ہے وہ ریاستی ادارے دیتے رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بھی دیتے رہے ہیں. تو جو سوالات ہیں وہ تو موجود ہیں. کل علی امین گنڈا پور کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب, ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی سوالات یہ موجود ہیں کہ بتایا جائے کہ یہ آپریشن کن کے خلاف ہے, کس ایریا میں ہے, کتنی دیر تک یہ رہے گا, اس کے مقاصد کیا ہے, اس کے ٹارگٹس کیا ہے, وہ ساری چیزیں کلیئر کی جائیں. تو یہ تو سوال ابھی صوبائی حکومتیں پوچھ رہی ہیں, ہم تو بہت دور کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں سوالوں کے جواب آنے چاہیے. خواجہ آصف صاحب کو کہا گیا, بتایا گیا قانون میں کہ فن کیا رکھا, کیا کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب کو سب آئیڈیا ہے کہ ان کا کیا ہو رہا ہے. لیکن خواجہ صاحب اس سارے گیم کے اندر سب سے, شہباز شریف کے بعد اگر کوئی آدمی سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے نا, اور سب سے زیادہ پنکچوئل ہے, اوبیڈینٹ ہے, اپنی ہر ذمہ داری جو اس کو دی جاتی ہے وہ پوری کرتا ہے, بالکل وفاداری شو کرتا ہے, تو وہ خواجہ آصف. بلا وجہ نہیں, وہ بار بار ہارنے کے باوجود جیت جاتے. عثمان ڈار نے ان کو 2 دفعہ ہرایا. عثمان ڈار کی والدہ نے تو ان کو اتنا بری طرح ہرایا کہ حد ہو گئی. لیکن خواجہ صاحب پھر بھی آ جاتے ہیں, تو کوئی تو ان کے پاس گدڑ فکری ہے نا جس وجہ سے وہ آتے ہیں. تو ان کو جو حکم کیا جائے گا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. سارے گیم کے آپ کو بینیفیشری زرداری صاحب لگ رہے ہیں, بڑے مزے کر رہے ہیں. نہیں, یہ کون سے مزے ہیں؟ اگر یہ مزے ہیں تو یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی. گورنرز ہیں. نہیں وہ یار, یہ تو گورنر بھی ایک دن مر جائیں گے, صدر بھی ایک دن مر جائے گا, میں بھی مر جاؤں گا, آپ بھی نہیں رہیں گے. یہ کون سے مزے ہیں؟ آپ اپنا ریکارڈ سیدھا رکھیں, آگے جانے کے لیے آپ نے حساب دینا ہے. سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن اگر کسی کو آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر آپ, افسوس ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے, آپ کا کامیابی کا معیار اور پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت غصے میں, انہوں نے پنجاب کو 2-3 دن دے دیے ہیں کہ اگر احتجاج کے دن نہیں نکلتے تو ساری قیادت بدل دی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پنجاب کے اندر جس طرح کی بتائیے تھا نا, وہاں پہ احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے میرے خیال میں ایک نئے مومنٹم کی ضرورت ہے. پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نئے سرے سے ان کو کام شروع کرنا چاہیے, اور یہ سوچ کر نہیں آنا چاہیے کہ ان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بے شک ہے, لیکن لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرنا, لوگوں کو دوبارہ حوصلہ دینا, یہ آسان کام نہیں ہوگا. اور پنجاب کی قیادت کے لیے احتجاج کرنا پاکستان میں سب سے مشکل ہے. ابھی تو آپ سندھ کو نہیں دیکھ رہے, سندھ میں تو جو نکلتا ہے وہ مار مار کے کھال اتار دیتے ہیں. کل کے آپ نے ویڈیو دیکھے, بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پنجاب آپ اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں سیاست کا گڑھ ہوتا ہے. جو تحریک پنجاب سے شروع ہوتی ہے وہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. جو کوئی احتجاج لاہور میں کامیاب ہو گیا, آپ سمجھیں پورے پاکستان میں کامیاب ہو گیا. لیکن آپ سندھ کو اور کراچی کو نظر انداز کر رہے ہیں. سندھ اور کراچی میں فسطائیت اسی لیول کی ہے جیسی پنجاب میں ہے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ڈری ہوئی ہیں. فیصل باٹا نے بڑی زبردست بات کی اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا یہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ بجٹ بھی پاس کریں گے اور پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی. اب فیصل باٹا کس کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ وہ آزاد امیدوار تھا اور پیپلز پارٹی نے اس کو سینیٹر بنایا. تو یہ بات غلط نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پی ایم ایل این ہے, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ایک اسٹیٹمنٹ, کبھی دوسرا اسٹیٹمنٹ, کبھی تیسرا اسٹیٹمنٹ. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لوگوں کو اب پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہے. القادر کیس کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں نے بڑا متفق ہوئے.